हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज है 10 नवंबर 2020 और दिन है मंगलवार का। चलिए शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। सबसे पहली खबर 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रदेश के जो परिषदीय स्कूल हैं उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया जारी है। जून माह में 67,867 अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी की गई थी, लेकिन काउंसलिंग के पहले दिन ही हाई कोर्ट ने चयन पर रोक लगा दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने 21 मई के शीर्ष कोर्ट के आदेश पर 31,661 पदों पर चयनितों की नई सूची जून माह में जारी की थी। और ये जो जब सूची जारी हुई उसके बाद से ही ये जो विवाद था वो जन्म लिया कि जो हाई मेरिट के अभ्यर्थी हैं कुछ जिलों में उनका जो है अंतिम रूप से चयन नहीं किया गया, यानी कि सूची में वो स्थान नहीं बना सके और उनसे लो मेरिट के जो अभ्यर्थी थे उनको जगह मिल गई थी। तो ये जो पूरा मैटर है, तो इस पर यूपी सरकार ने सोमवार को हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में यह स्वीकार किया है कि सहायक शिक्षक भर्ती 2019 की चयन सूची में विसंगतियां हैं। सरकार ने कोर्ट से यह भी कहा कि विसंगतियों को लेकर एनआईसी से जवाब मांगा गया है। एनआईसी का जवाब मिलने के बाद जरूरी कार्रवाई भी की जाएगी। प्रदेश सरकार की तरफ से यह पक्ष रखा गया कि 31,277 पदों पर भर्तियों का सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन एसएलपी में पारित आदेश के तहत पुनर्आलोकन भी किया जा सकता है। न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने सरकार द्वारा जवाब दाखिल किए जाने के बाद कहा कि याची पंकज यादव की याचिका पर कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। याचिका में कहा गया था कि बेसिक शिक्षा भर्ती 2019 में याची के कम अंक पाने वाले याची से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, पर अधिक अंक होने के बाद भी उसका नाम घोषित की गई चयन सूची में नहीं है, न ही उसे काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। याची के अधिवक्ता की दलील थी कि अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में याची के क्वालिटी पॉइंट मार्क्स 71.1% हैं, पर उसे काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया। इसके विपरीत 68.78% नंबर हासिल करने वालों को बुलाया गया, जो कि सही नहीं है। इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए अपर मुख्य अस्थायी अधिवक्ता रणविजय सिंह ने कहा कि कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति देने का कोई सवाल ही नहीं उठता और अगर ऐसी गलती हुई है तो उसे सुधारा जाएगा। उल्लेखनीय है कि सरकार जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह बात पहले भी कह चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी अपडेट, यानी कि सरकार ने माना कि सहायक शिक्षक भर्ती की चयन सूची में विसंगतियां हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि 2011 में जो यूपीटीटी हुई थी उसके जो प्रमाण पत्र हैं 2018 की भर्ती में मान्य नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि टीटी योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता 5 वर्षों के लिए ही है, इसलिए 2011 में टीटी पास प्रमाण पत्र 2018 में नियुक्ति के लिए वैध नहीं है। कोर्ट ने 2011 के टीटी प्रमाण पत्र के आधार पर 2018 में नियुक्त प्रधानाध्यापिका को नियुक्ति के योग्य नहीं माना है। कोर्ट ने बीएसए वाराणसी के 1 सितंबर 20 और 3 सितंबर 2020 के प्रबंधक के आदेश पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार व अन्य पक्षकारों से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका सुशीला उर्फ रामा की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने बहस की। याची रमाकांत सेवा संस्थान माध्यमिक विद्यालय पिशाच भूषण वाराणसी में कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत थी। और दोस्तों, बात करते हैं अब हम लोग एलटी ग्रेड के बारे में। तो सामाजिक विज्ञान विषय का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसका कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है और ये जो कार्यक्रम है वो 23 नवंबर से शुरू हो रहा है। तो आखिरकार इंतजार खत्म हुआ है। सामाजिक विज्ञान विषय में एलटी ग्रेड शिक्षकों के 1851 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया 23 नवंबर से शुरू होने जा रही है। सत्यापन की प्रक्रिया 17 नवंबर तक चलेगी। इसके बाद अभ्यर्थियों की फाइलें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी जाएंगी और निदेशालय काउंसलिंग करा के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जो विद्यालय है वो आवंटित करते हुए नियुक्ति पत्र जारी करेगा। ऐसे में चयनित अभ्यर्थियों को नए साल की शुरुआत में नियुक्ति मिलने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सोमवार को अभिलेख सत्यापन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 15 विषयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा जो थी वो 29 जुलाई को करवाई गई थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और सामाजिक विज्ञान विषय के एलटी ग्रेड शिक्षक के 1,854 पदों पर भर्ती होनी थी, जिसमें 1,851 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। 3 पदों का रिजल्ट न्यायालय में याचिका दाखिल होने और मुकदमा दर्ज होने के कारण रोका गया है।
सामाजिक विज्ञान पुरुष वर्ग में कुल 926 पद हैं। आयोग ने इसका रिजल्ट 16 अक्टूबर को जारी किया और 924 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया था। वहीं महिला वर्ग में 928 पदों का परिणाम 20 अक्टूबर को जारी किया गया, जिसमें 927 पदों पर अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया है। सामाजिक विज्ञान पुरुष वर्ग के चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनका अभिलेख सत्यापन 23, 24, 25, 26, 27, 28 नवंबर और 1, 2, 3 और 4 दिसंबर को होगा। महिला वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 और 17 दिसंबर को करवाया जाएगा। आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार सत्यापन की प्रक्रिया 2 पालियों सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे और अपराह्न 2 से शाम 5 बजे तक चलेगी। और यहाँ पर जो अभिलेख लेके जाने हैं फ्रेंड्स, वो भी यहाँ पर लिस्ट दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट अंक के जो अंक पत्र हैं और प्रमाण पत्र हैं उसकी मूल और छाया प्रति लगेगी। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता स्नातक के प्रत्येक वर्ष की अंक तालिका और प्रमाण पत्र और शिक्षा स्नातक के यानी कि बीएड के अंक पत्र और प्रमाण पत्र की मूल और छाया प्रति लगेगी। आरक्षण एवं अस्थायी निवास के दावे के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जो जाति और निवास प्रमाण पत्र हैं तो इसकी मूल और छाया प्रतियां, महिला अभ्यर्थी हैं तो इनकी दशा में जाति और निवास प्रमाण पत्र 17 मई 1984 के शासनादेश के अनुसार पिता पक्ष से ही जारी मान्य होगा। तो जैसा कि आपने देखा था यूपी टीजीटी और पीजीटी में भी यही नियम है कि महिलाओं के लिए ये जो अगर विवाहित महिला है तो उनका जो जाति और निवास है वो पिता पक्ष से ही जारी हुआ माना जाएगा। सरकारी सेवक कार्मिक होने की स्थिति में नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की मूल प्रति चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटोग्राफ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित और 2 बिना प्रमाणित फोटोग्राफ निवेदन पत्र के शीर्ष पर चस्पा करना है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, शिक्षा स्नातक और अन्य अंकों और प्रमाण पत्रों में नाम पिता के नाम में भिन्नता है वो इस आशय का नोटरी शपथ पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेंगे। यानी कि अगर कोई विसंगति है हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, शिक्षा स्नातक और अन्य अंक पत्रों और प्रमाण पत्रों में तो नाम और पिता के नाम में तो अगर भिन्नता है तो इस आशय का हलफनामा उन्हें देना होगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जो है ये कंपल्सरी किया गया है। तो यहाँ पर कोविड-19 के मद्देनजर अभिलेख सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। अभ्यर्थी सिर्फ आवश्यक अभिलेख साथ लाएंगे, इसके अतिरिक्त बैग, ब्रीफकेस और अन्य कोई सामान आदि साथ न लाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, एक दूसरे से मिलना जुलना या नजदीक नहीं बैठना है। आयोग के गेट नंबर 2 पर पहुंचने पर अभ्यर्थियों को हैंड वॉश और सैनिटाइजर का जो व्यवस्था है वो करवाई जाएगी। थर्मल स्कैनिंग भी होगी। फ्रेंड्स बात करते हैं अब टीजीटी जीव विज्ञान के बारे में। तो जैसा कि अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि अगर बायोलॉजी के पद समाप्त कर दिए गए हैं तो जो बायोलॉजी के अभ्यर्थी हैं उनको विज्ञान विषय में शामिल किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 29 अक्टूबर को जारी शिक्षक भर्ती में का जो विज्ञापन था उसमें टीजीटी जीव विज्ञान का पद नहीं था। इसके बाद बीएससी बायो से करने वालों के सामने संकट खड़ा हो गया। पद खत्म किए जाने से परेशान अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड से टीजीटी विज्ञान के लिए तय अर्हता में बदलाव कर उसमें बीएससी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित के साथ जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान वालों को भी मौका देने की मांग की है। अपनी मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सोमवार को चयन बोर्ड पर धरना प्रदर्शन भी किया। यूपी बोर्ड की ओर से सीबीएसई पैटर्न अपनाए जाने के बाद टीजीटी जीव विज्ञान को विज्ञान में समाहित करके उसके पदों को खत्म कर दिया गया। सीबीएसई पैटर्न तो यूपी बोर्ड ने अपना लिया और टीजीटी जीव विज्ञान के पदों को खत्म कर दिया, लेकिन उनकी ओर से शिक्षक चयन की अर्हता में कोई बदलाव नहीं किया गया। ऐसे में बीएससी जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान वालों के लिए शिक्षक भर्ती में कोई अवसर नहीं बचा है। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि नए कोर्स में जीव विज्ञान को विज्ञान के कोर्स में शामिल कर लिया गया है। ऐसे में जीव विज्ञान वाला अंश कौन पढ़ाएगा? उसे बीएससी पीसीएम यानी कि भौतिक, रसायन और गणित पढ़ने वाला कैसे पढ़ाएगा? टीजीटी जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान चयन बोर्ड अध्यक्ष को दी गई ज्ञापन में केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन जो बोर्ड है उसका उदाहरण देकर बताया गया कि यहाँ पर टीजीटी विज्ञान के लिए शैक्षिक अर्हता से बीएससी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ बीएससी जेडबीसी यानी कि जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान वालों को भी मौका दिया गया है। और फ्रेंड्स बात करते हैं हम लोग सीबीएसई के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीबीएसई के जो भी स्कूल हैं, जो भी कॉलेज हैं, उसमें
ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, लेकिन शहर के अधिकांश स्कूलों में कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था जो थी वो तो है, लेकिन बंद चल रहे स्कूलों में बच्चों के घर बैठे यूनिट टेस्ट, फर्स्ट और सेकंड टर्म की ऑनलाइन परीक्षाएं भी आयोजित कराई गई। ऑनलाइन परीक्षा के दौरान आने वाली विसंगति से परेशान होकर शहर के अधिकांश स्कूलों के प्रधानाचार्य ने तय किया कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षार्थी स्कूल आकर ऑफलाइन परीक्षा देंगे। इससे उनका सही तरीके से मूल्यांकन हो सकेगा। स्कूलों ने तय किया कि 2 प्री बोर्ड कराने के बाद यदि कोई छात्र परीक्षा में फेल होता है तो उनके लिए स्पेशल कक्षाएं चलाई जाएंगी। यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और स्कूलों की ओर से ऑनलाइन ही प्री बोर्ड के लिए कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। स्कूलों की ओर से इस बार सभी परीक्षाएं ऑनलाइन कराई गई हैं। ऐसे में स्कूल बोर्ड परीक्षा की तैयारी को लेकर असमंजस की स्थिति में है। गंगा गुरुकुलम की प्रधानाचार्य अल्पना डे ने बताया कि बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे बच्चों की तैयारी उनकी परीक्षा को ध्यान में रख कर कराई जाती है। बच्चों के क्लास टेस्ट के साथ विषयवार अध्यापक अपने हिसाब से बच्चों का मूल्यांकन करते रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चों का सही मूल्यांकन नहीं हो सका है तो 19 अक्टूबर के बाद से बच्चे स्कूल आना शुरू किए हैं। स्कूल आने के बाद से हमारे शिक्षक बच्चों को प्रयोगात्मक परीक्षाओं को पूरा करने और उनकी समस्याओं के निवारण में लगे हैं। तो अगले महीने से शुरू होंगे प्री बोर्ड एग्जाम। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने सोमवार को यह बताया कि विभिन्न राज्यों के 29 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। यह 500 करोड़ का निवेश लाने और 15,000 से ज्यादा लोगों को नौकरियां देने में मददगार होगा। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अगुवाई में अंतर मंत्रालयी मंजूरी समिति ने 21 प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत 443 करोड़ का निवेश आएगा, जबकि 189 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। अन्य 8 प्रोजेक्ट में भी 62 करोड़ का निवेश और 15 करोड़ का अनुदान मिलने की उम्मीद है। तोमर ने कहा कि प्रोजेक्ट किसानों और उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद होंगे, लिहाजा अधिकारियों को तेजी से मंजूरी का अनुपालन कराने को कहा गया है। 21 प्रोजेक्ट से 12,600 रोजगार और 2 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ पहुंचेगा। ये प्रोजेक्ट यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, केरल आदि राज्यों में लगाए जाएंगे। और अब आपको ये भी बता दें कि प्रयागराज समेत 15 शहरों में पटाखे बैन कर दिए गए हैं। एनजीटी के आदेश के बाद यूपी में भी रोक लगाने का फैसला लिया गया है। 9 नवंबर आधी रात से 30 नवंबर तक पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्य अपने यहाँ पटाखों पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। और यहाँ पर खबर ये है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, अनपरा, बरेली, फिरोजाबाद, गजरौला, गाजियाबाद, झांसी, कानपुर, खुर्जा, मुरादाबाद, नोएडा, रायबरेली और वाराणसी शामिल हैं, जहां पर पटाखों पर बैन रहेगा। इस संबंध में गृह विभाग विस्तृत आदेश जारी करेगा। प्रदेश के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने बताया कि एनजीटी के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है। आदेश जल्द जारी कर दिए जाएंगे। मुख्य सचिव ने बताया कि गृह विभाग ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी के आदेश पर दीपावली पर पटाखों के इस्तेमाल के बारे में विस्तृत गाइडलाइन तैयार की है। इसमें 15 शहरों में पटाखों के इस्तेमाल पर रोक और अन्य शहरों में ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाएगी। एनजीटी के आदेश को पूर्णतः लागू किया जाएगा। एनजीटी ने देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक वायु प्रदूषण वाले शहरों को चिन्हित करते हुए पटाखों के इस्तेमाल के संबंध में आदेश पारित किया है। एनजीटी के इसी आदेश के आधार पर समूची दिल्ली में पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा चुकी है। तो ये चीजें हैं, यानी कि इस बार दीपावली आपको स्वच्छ मनाना है। और गूगल पे के खिलाफ जांच का आदेश दिया गया है। गूगल पे जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑनलाइन पेमेंट अब ज्यादातर लोग यही मतलब की ऐप जो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस पर जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने गूगल पे के संदर्भ में अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए इंटरनेट क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गूगल के खिलाफ विस्तृत जांच का आदेश दिया है। गूगल पे एक लोकप्रिय डिजिटल वॉलेट मंच है और मैक्सिमम आप लोगों में से भी मैक्सिमम लोग इसका यूज कर रहे होंगे। तो यहाँ पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अपने 39 पृष्ठ के आदेश में कहा है कि आयोग का प्रथम दृष्टया विचार है कि कंपनी ने कानून की धारा 4 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन किया है। नियामक ने इस मामले में अपने महानिदेशक डीजी को जांच का आदेश दिया है। यह सीसीआई की जांच इकाई है। गूगल पे के संदर्भ में कथित प्रतिस्पर्धा रोधी व्यवहार के लिए जांच की जा रही है। मतलब यहाँ पर जो जांच हो रही है वो इस बात के लिए हो रही है कि गूगल पे जो है वो अपने समकक्ष जो
दूसरी कंपनियां हैं जो इसी प्रकार की सेवाएं देती हैं, उनको मार्केट जो है अवेलेबल नहीं करवा रही है, ये बात यहाँ पर कहा गया है। तो प्रतिस्पर्धा आयोग की धारा 4 बाजार में अपने दबदबे की स्थिति के दुरुपयोग से संबंधित है। सीसीआई ने कहा कि प्रथम दृष्टया उसका विचार है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई के जरिए भुगतान को संभव बनाने के लिए ऐप का बाजार मौजूदा मामले में आरोपों की जांच की दृष्टि से संबद्ध बाजार है। नियामक ने कहा कि प्रथम दृष्टया उनका विचार है कि गूगल का व्यवहार अनुचित है और उसने भेदभाव वाली शर्तें थोपी हैं। इसके तहत गूगल पे की प्रतिस्पर्धी ऐप को बाजार पहुंच उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, यानी कि जो अन्य ऐप हैं उनको जो है फ्रंट पे आने नहीं दिया जा रहा है गूगल पे के द्वारा। ये बात मुख्य रूप से है जिसकी जांच की जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब आपको बता दें कि टीजीटी और पीजीटी 2020 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं वो लगातार अपडेट हो रहे हैं हमारी वेबसाइट studyvigyanprakash.com पर। तो अगर आप पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं तो वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी कुछ विषयों के जो हैं वो उपलब्ध हो गए हैं, कुछ विषयों के जो बाकी की जो इतने भी विषय हैं बाकी की जो अभी अपलोड नहीं हुए हैं वो भी क्रमशः अपलोड हो रहे हैं। जैसे जैसे हमें कलेक्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, लेकिन जैसे जैसे हम प्रश्न पत्र जो है कलेक्ट कर रहे हैं उसको अपलोड कर रहे हैं, जिसकी पीडीएफ आपको दी जा रही है बिल्कुल फ्री में, और इस पीडीएफ के अध्ययन से आप अच्छी तैयारी कर लेंगे। ठीक है, तो लगातार विजिट करते रहिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी स्टडी मटेरियल जो है बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाई जा रही है। और आपके 2 ग्रुप बनाए गए हैं, एक तो यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए टेलीग्राम पर, दूसरा है आपका जो चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश इसके लिए। तो दोनों से जुड़ने के लिए आप @स्टडी विद ज्ञान प्रकाश सर्च करिए, कनेक्ट हो जाइए इससे। और टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए @TGT PGT 2020 लिखकर सर्च करें और इस ग्रुप से आप लोग कनेक्ट हो जाएं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के सारे अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।